नमस्कार। बड़ी खबर में आपका स्वागत है। लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, नोएडा की पुलिस कमिश्नरी का पुनर्गठन कर दिया गया है। अब पुलिस कमिश्नरी में जिलों के जो ग्रामीण थाने हैं वो भी शामिल कर दिए गए हैं। माने अब पूरे जनपद में पुलिस कमिश्नरी लागू होगी। अभी तक ये हो रहा था कि जो पुलिस कमिश्नरी थी वो पूरे शहर में लागू होती थी और ग्रामीण अंचल को आउटर बोल करके अलग कर दिया गया था। वहाँ का एसपी और वहाँ की व्यवस्थाएं अलग थी, माने पूर्वता थी। लेकिन अब आज मंत्रिमंडल उत्तर प्रदेश की बैठक में जो 22 महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, उनमें एक फैसला ये भी लिया गया कि पुलिस कमिश्नरी में जो है पूरे जनपद को ले लिया जाए। इस प्रकार अगर देखा जाए तो कानपुर की कमिश्नरी में 14 नए थाने जुड़ गए हैं। ये 14 नए थाने बिल्लौर है, घाटमपुर हैं, इधर महाराजपुर, ये जितने भी थाने हैं आउटर के, उन सबको जोड़ लिया गया है। अब ये पूरी जो कमिश्नरी व्यवस्था है वो पूरे कानपुर नगर में लागू होगी। क्योंकि ऐसा देखा जाता था कि अपराधी कभी कभी जो पकड़ में नहीं आ पाते थे, मामलों का खुलासा नहीं हो पाता था क्योंकि समन्वय नहीं हो पाता था। वहाँ आउटर, वहाँ दूसरी व्यवस्था, यहाँ कमिश्नरी व्यवस्था, इसलिए जो क्राइम था उसको रोकने में भी दिक्कत आती थी। इसलिए एक अहम फैसला लिया गया आज कि पुलिस कमिश्नरी में जितने भी ग्रामीण अंचल के थाने उन्हें भी शामिल कर दिया गया है। जैसे कि लखनऊ में 6 थाने थे, उनको भी शामिल कर लिया गया। दूसरा बड़ा फैसला शिक्षा से हुआ है। अब जो है बेसिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग को मिला करके एक कर दिया गया है। अब इसका एक महानिदेशक होगा। अभी तक क्या होता था कि बेसिक का अलग निदेशक, माध्यमिक शिक्षा का अलग निदेशक, लेकिन जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है उसमें 1 से लेकर के और 12 तक को बिल्कुल एक समान रूप में रखा गया है। पहले क्या होता था कि पहले 1 से लेकर के 5 तक और फिर 5 से लेकर के 8 तक, फिर माध्यमिक, फिर सीनियर उच्चतर माध्यमिक, ऐसा बंटवारा था। लेकिन चूंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कक्षा 1 से लेकर के 12 तक को एक कर दिया गया है, इसीलिए आज एक अहम फैसला ये भी हो गया कि बेसिक और माध्यमिक के जो निदेशालय हैं उनमें एक महानिदेशक होगा और वो दोनों में समन्वय स्थापित करेगा। इसकी भी एक बड़ी महती आवश्यकता थी। आज कई जो प्रस्ताव पास हुए उनमें निजी विश्वविद्यालय को भी लेकर के हुए, लेकिन ये 2 महत्वपूर्ण फैसले हुए जिनका मैं आपसे जिक्र कर रहा था कि पुलिस आयुक्त में अब ग्रामीण अंचलों के भी थाने होंगे और दूसरी सबसे बड़ी बात कि बेसिक और माध्यमिक शिक्षा में एक महानिदेशक होगा। ये है उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल के अहम फैसले। आज गुजरात चुनाव को लेकर के भी ऐलान हो गया। 1 दिसंबर और 5 दिसंबर को गुजरात में वोट पड़ेंगे। 1 दिसंबर और 5 दिन और 8 दिसंबर को नतीजे आएंगे और इसी दिन हिमाचल के भी नतीजे आएंगे। हालांकि वहाँ पर वोटिंग जल्दी हो रही है हिमाचल में, लेकिन रोक लिया गया था ताकि इसका प्रभाव न पड़े चुनाव परिणामों का। इसलिए ये कहा गया था कि हिमाचल प्रदेश के जो नतीजे हैं वो 8 तारीख माने उस दिन ही गिनती होगी 8 दिसंबर को। और ये फिर मान के चला जा रहा था कि गुजरात के भी यही स्थिति होगी और वही हुआ कि गुजरात में भी जो चुनाव की घोषणा हुई है उसके अनुसार 1 तारीख और 5 तारीख को मतदान जो है शुरू होगा और अपने समय तक चलेगा और 8 तारीख को नतीजे आएंगे। और जो
अधिसूचना है, माने नोटिफिकेशन, नामांकन जो कार्यक्रम शुरू हो जाएंगे वो तो बाकायदे 5 नवंबर से शुरू, 5 नवंबर को अधिसूचना जारी हो जाएगी और 10 नवंबर को दूसरे चरण की अधिसूचना जारी होगी। मतलब सीधा सीधा ये है कि 2 चरणों में चुनाव होंगे और 4 करोड़ 90 लाख मतदाता भाग लेगा इस चुनाव में। 182 सीटें हैं, 182 सीटों में माने विधानसभा की, और जिनमें 142 सामान्य सीटें हैं, 13 जो है एससी की है और 27 एसटी की हैं। और ये भी आपको बता दें कि इस समय गुजरात विधानसभा में जो आंकड़ा है उसके अनुसार भारतीय जनता पार्टी के पास 99 सीटें हैं और सरकार चला रही है, और 77 सीटें कांग्रेस के पास है। इस बार भी मुकाबला बड़ा कड़ा है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस से, लेकिन इसी बीच आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके से अपनी दस्तक दी है उससे ये लगता है कि जो अब वहाँ का चुनावी गणित है वो कुछ भी करवट बदल सकता है। आज गुजरात चुनाव की जब बिगुल फूका चुनाव आयुक्त ने, तो उसके पहले जो है भारतीय जनता पार्टी ने एक अपनी अहम बैठक की, कोर कमेटी की बैठक की और 43 सीटों पर मंथन किया, और इस बैठक में अमित शाह स्वयं मौजूद थे। माने कि एक और ये ऐलान हो रहा था, उसके पहले ये बैठक हुई, और दूसरी एक स्थिति और हुई। कांग्रेस को ने आज एक तंज कसा, और तंज क्या कसा कि चुनाव आयोग एक स्वायत्त संस्था है और ये निष्पक्ष चुनाव कराती है, और इसके नीचे 3 बंदर, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो और बुरा मत देखो, 3 बंदर, तंज कसा। तो जब चुनाव आयुक्त की प्रश्नवार्ता हो रही थी तो उसमें एक सवाल पूछ दिया गया। सवाल तो बहुत पूछे गए कि आपने लेट क्यों कर दिया, और जब 8 तारीख होता तो हिमाचल पर, उन्होंने अपनी खैर परिस्थितियां बताई। लेकिन जब उनसे कहा गया कि चुनाव की निष्पक्षता पर अक्सर सवाल खड़े होते हैं और आज तो कांग्रेस ने बाकायदे तंज कसा है, तो चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि सच बात तो ये है कि जब रिजल्ट आते हैं और इसके पहले भी जो रिजल्ट आते रहे हैं वो हमारे इन आरोप का जवाब दे देते हैं, उन्होंने भी कहा। और उन्होंने ये भी कहा कि अंतर्राष्ट्रीय जगत पर जो हम चुनाव कराते हैं उसकी अपनी एक साख है, उन्होंने सीधे शब्दों में कहा। और कहा कि हम अपने मतदाताओं को ज्यादा से ज्यादा लाभ देने की कोशिश कर रहे हैं। इस बार 4 करोड़ 60 लाख नए चेहरे होंगे गुजरात के चुनाव में जो वोट डालेंगे, और उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि युवा ज्यादा से ज्यादा वोट डालें। उसके लिए उन्होंने ये भी कहा है कि हमने एक प्रयास किया है कि कुछ जो पोलिंग स्टेशन है वहां पर सिर्फ कम उम्र के ही लोग नियुक्त किए जाए, एक प्रोत्साहन देने के लिए। कम उम्र के पीठासीन अधिकारी, कर्मचारी, पुलिस विभाग के लोग सब, जैसे कि महिला बूथ, तो महिला बूथ पे उन्होंने ये बताया कि जैसे कि हम महिला बूथ में ये करते हैं कि वहाँ पर सिर्फ महिलाएं होती हैं, पीठासीन अधिकारी, कर्मचारी, बंदी, पुलिस, सुरक्षा सब जो है महिला। कहते उसी प्रकार से इस बार हमने जो है युवा वोट ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े, इसलिए सीनियर सिटीजन्स हैं उनको हमने सुविधाएं दे रखी है, हमने दिव्यांग को सुविधा दे रखी है, हमने माना है, और हमने 142 मॉडल पोलिंग स्टेशन बनाए ताकि लोगों को सुविधाएं मिले, और हम इन सुविधाओं पर ध्यान भी दे रहे हैं। तो चुनाव आयुक्त ने कहा कि हमारा पूरा प्रयास है कि किस तरीके से
गुजरात का चुनाव जो है अपने ढंग से अपने, हालांकि उन्होंने कहा कि गुजरात की जो विधानसभा है इसका कार्यकाल 18 फरवरी 2023 तक है, लेकिन हम उसके पहले हम चुनाव करा रहे हैं। और उन्होंने कहा मार्च तक अभी 3 राज्यों के और चुनाव होने हैं। उन्होंने कहा कि हम एक साथ इसलिए भी नहीं घोषित करते हैं कि हमारे सामने समस्या है। हाँ, उन्होंने ये बात तो स्वीकार कर ली कि जो चुनाव का जो ऐलान करने में जो डिले हुआ, क्योंकि ये माना जा रहा था कि 1 नवंबर को चुनाव के घोषणा कर दिया है, लेकिन नहीं हो पाया। तो उन्होंने बताया कि सबको मालूम है कि मोरबी की पुल की जो हादसा हुआ बड़ा ही संवेदना, उन्होंने उसके प्रति संवेदना भी व्यक्त की। उन्होंने कहा और भी ऐसे कारण होते हैं, कहीं मौसम का कारण देखा जाता है, कहीं पर तीज त्यौहार देखे जाते हैं, कहीं पर फोर्स की व्यवस्था देखी जाती है। तो इस तरीके से उन्होंने कहा कि स्थितियाँ थोड़ी सी विकट रहती हैं, लेकिन हमारा पूरा प्रयास होता है कि लोकतंत्र मजबूत कैसे हो और चुनाव में कितनी निष्पक्षता और पारदर्शिता हो, चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा मतदान हो और मतदाता भाग ले, अरे हमारा प्रयास इस बात का होता है। और इसी प्रयास में हम तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आज चुनाव का एक माहौल 6 राज्यों में 7 विधानसभा क्षेत्रों का भी हो है। 6 राज्यों के 7 विधानसभा क्षेत्रों में आज बाई इलेक्शन हो रहा है। उनमें अपना उत्तर प्रदेश भी है, और उत्तर प्रदेश में जो गोला गोकर्ण लखीमपुर का जो विधानसभा क्षेत्र है वहाँ पर चुनाव हो रहा है। इस चुनाव की एक खास बात आपको बताएं बाई इलेक्शन में कि इस बार भारी मतदान हो रहा है, भारी मतदान हो रहा है। महिलाएं बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रही हैं। हमारे पास जो लगातार खबरें आ रही हैं, जैसे कि गोला गोकर्ण से अब तक 35% से अधिक वोट पड़ चुका है गोला गोकर्ण से। इसी तरीके के अन्य जगह की भी सूचना है। हालांकि गोला में सीधे सीधे टक्कर है भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी की, जो दोनों में मुकाबला है। और एक बात और आपको बता दें कि 6 तारीख को तो खैर वोट गिने जाएंगे, लेकिन मुकाबला बड़ा कड़ा है। और जिस तरीके से मतदाताओं का रुझान है, जिस तरीके से नए वोटर भाग ले रहे हैं, उससे साफ साफ दिखता है कि किस तरीके से दोनों राजनीतिक दल के लोग अपने अपने कैंडिडेट्स को जिताने में लगे हुए हैं। गोला गोकर्ण जो ये विधानसभा क्षेत्र है, ये भारतीय जनता पार्टी के विधायक अरविंद गिरी के दुखद निधन से रिक्त हुई थी, और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने उनके ही बेटे आर गिरी को मैदान पर उतारा है, वहीं सपा ने विनय तिवारी को मैदान में उतारा है। तो चुनाव बड़ा वहाँ पर कांटे का है, और दोनों लोग माने दोनों राजनीतिक दल, दोनों प्रत्याशी बड़ी शिद्दत के साथ और बड़े विश्वास के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। अब नतीजे तो 6 तारीख को आएंगे, तब देखने को मिलेगा। लेकिन चुनाव में उत्साह बहुत है, चुनाव में जोश है। लोग जो कहते हैं ना कभी कभी कि साहब वो मतदान के प्रति जनता का रुख नहीं है, लेकिन अगर देखा जाए तो बाई इलेक्शन में जिस तरीके का रुख आ रहा है वो अपने आप में बड़ा अद्भुत है, अतुलनीय है और अकल्पनीय है। हम तो यहाँ तक कहेंगे। यहाँ पर हम छोटा सा एक ब्रेक भी लेंगे। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। आज कानपुर ने एक नया इतिहास रच दिया, और ये इतिहास रचा गीता मानव श्रृंखला ने। यह यूँ कहे कि मानव श्रृंखला में कानपुर ने आज एक नया इतिहास रचा। गीता जयंती आयोजन समिति ने आज 3 नवंबर को 151 किलोमीटर की मानव श्रृंखला बनाने का लक्ष्य तय किया था।
अब तक की जानकारी के अनुसार दावा यह किया जा रहा है कि हमने 151 के लक्ष्य को तोड़ करके 200 किलोमीटर की मानव श्रृंखला बनाई है। गीता जयंती आयोजन समिति का यह कार्य अपने में अद्भुत इसलिए भी रहा कि पूरा कानपुर गीतामय हो गया। प्रातः से ही विद्यालयों में, खास तौर से मोहल्ला कमेटियों में, मोहल्लों में एक अभूतपूर्व उत्साह दिखाई दे रहा था। लोग पीले पट्टे बांधना, झंडे ओम के लेना और तख्तियां लेना जिनमें लिखा कि गीता का स्वाध्याय कीजिए, गीता परम धर्म, ऐसी तख्तियों के साथ सुसज्जित हो रहे थे। और जैसे ही 11 बजा लोग सड़कों पर आ गए और सड़कों के किनारे कतार बनानी शुरू कर दी। कई कई तो विद्यालयों की कतारें बिल्कुल कई किलोमीटर तक देखी गई। और सबसे बड़ी बात यह थी, यातायात में कोई बाधा नहीं थी। लगातार संदेश आ रहे हैं कि फला विद्यालय ने 3 किलोमीटर की, फलाना विद्यालय ने 4 किलोमीटर, फोटो सहित मानव श्रृंखला बनाई। और निश्चित रूप से ये एक नया इतिहास कानपुर में रचा गया है। हालांकि गीता जयंती आयोजन समिति ने अभी एक लक्ष्य और बनाया है। 4 दिसंबर को ग्रीन पार्क में 1 लाख लोगों को जोड़ने का, और वहां पर जो है बाकायदे एक गीता का वितरण किया जाएगा। इस गीता में 75 श्लोक हैं चुनिंदा, और वहां पर 18 श्लोक का जो है सामूहिक पाठ भी किया जाएगा। ये 18 श्लोक वो हैं, माने हर अध्याय से एक श्लोक जो संदेश दे रहा है, जो उसका सार है। और इस तरीके से भी एक नया आयोजन वो होगा 4 दिसंबर को। लेकिन आज 3 नवंबर को जो इतिहास रचा गीतामय हो गया। और इतना ही नहीं हुआ, आसपास के जिलों से भी खबरें आ रही हैं। उरई, महोबा, इटावा, यहाँ से भी खबरें लगातार आ रही हैं कि वहाँ पर भी मानव श्रृंखलाएं बनाई गई, गीता की जय जयकार की गई, गीता स्वाध्याय के नारे लगाए गए और कहा गया गीता पढ़िए, अपने जीवन को सुगम, सरल और समृद्धिवान बनाइए और जीवन के नए नए रास्ते खोजिए। आज नया इतिहास रचा गया। कानपुर इसके लिए निश्चित रूप से बधाई का पात्र है। आज लाल किला ब्लास्ट में जो अभियुक्त अशफाक को फांसी की सजा दी गई थी, उसे सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा। एक जो है रिवीजन दाखिल की थी, पिटीशन, याचिका, पुनर्विचार। सुप्रीम कोर्ट में कहा गया था कि श्रीमान इस पर पुनर्विचार कर लिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने पुनर्विचार किया और याचिका को खारिज करके कह दिया नहीं, अशफाक को फांसी ही होनी चाहिए। 2014 में क्यूरेटिव याचिका दायर की गई थी, उसी के खिलाफ ये हुआ। अब अशफाक के लिए कोई रास्ता नहीं है फांसी का। अब तो एक ही रास्ता है, वो है राष्ट्रपति के यहाँ दया याचिका। हालांकि अभी ये तय नहीं हुआ कि फांसी कब होगी, लेकिन आज जो फांसी की सजा के लिए जो याचिका का रास्ता था, अब वो बंद हो गया।
क्योंकि सारे रास्ते बंद कर दिए गए। दूसरी बड़ी बात यह भी है कि अगर देखा जाए तो कसाब, याकूब मेनन, अफजल गुरु के बाद अगर फांसी होती है तो अशफाक के बने चौथा आतंकी होगा। आपको मालूम है कि 22 दिसंबर 2000 में लाल किले में आतंकी हमला किया गया था। सेना के 2 जवान और 1 नागरिक बने 3 लोगों की मौत हो गई। हालांकि 2 आतंकी वहां मार भी दिए गए थे और उनमें सजाएं चल रही हैं, कुछ को उम्र कैद हुई है, कुछ लोग बरी हो गए, क्योंकि जो पुलिस ने अनेक लोगों को आरोपी बनाया था। लेकिन अशफाक को फांसी की सजा निचली अदालत ने दी थी और निचली अदालत ने सजा दे करके ये कहा था कि इनको फांसी दी जाए। लेकिन वो मामला हाई कोर्ट गया, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट गया और अब सुप्रीम कोर्ट ने भी अंतिम रूप से उनकी याचिका को खारिज करके कहा कि फांसी की सजा बरकरार रहेगी। अब देखना है कि अशफाक को कब फांसी दी जाती है। देखते रहिए बड़ी खबर। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News Flash।